नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सोने की थाली, सोने का गिलास, सोने का लोटा, हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम से जड़े सोने के इतने भारी जेवरात, ये देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आंध्र प्रदेश के इस धन कुबेर का काला खजाना देखकर छापा मारने पहुंचे सीबीसीआईडी के अफसर भी हैरान रह गए। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को तौलने के लिए तराजू तक लानी पड़ी। ये तस्वीरें देखिए। नोटों को गिनते गिनते हाथ थक गए, तब जाकर पता लग सका कि कडप्पा जिले में रहने वाला गुज्जुला श्रीनिवासलू ने पिछले कुछ सालों में कितनी दौलत जमा कर ली। चंद्रबाबू नायडू की सरकार के दौरान गुज्जुला श्रीनिवासलू आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन था। सीबीसीआईडी की टीम ने एपीसीओ के पूर्व चेयरमैन के घर और दफ्तर पर एक साथ छापा मारा। इसके अलावा उसके करीबियों के घरों को भी सर्च किया गया। आरोप है कि गुज्जुला श्रीनिवासलू ने अपने कार्यकाल के दौरान हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमकर धांधली की। बुनकरों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी डकार ली। इसके लिए कागजों पर बुनकरों के संगठन खड़े किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आंध्र प्रदेश में कई फर्जी बुनकरों की सोसाइटी रजिस्टर हुई और फिर सरकारी सब्सिडी उन सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। आरोप यह भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने में भी धांधली हुई। बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए हैंडलूम का कपड़ा सप्लाई किया जाना था, लेकिन हैंडलूम क्लॉथ की जगह पॉलिएस्टर क्लॉथ खरीदा गया। कागजों में दिखाया गया कि कपड़ा बुनकरों से खरीदा गया है, लेकिन आरोप है कि मिल का सस्ता कपड़ा सप्लाई कर दिया गया। गुज्जुला श्रीनिवासलू के घर से 1 करोड़ कैश, करीब 3 किलो वजन के सोने के जेवरात, 2 किलो से ज्यादा चांदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बैंक अकाउंट और लॉकर्स की तलाशी होना अभी बाकी है। और अब बात पिलानी की। झुंझुनू के पिलानी के वैदिक आईटीआई में कैंपस प्लेसमेंट के लिए 3-4 हजार युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के क्षेत्रों से गांव में एक साथ आई युवाओं की भीड़ देखकर ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के भय से कैंपस प्लेसमेंट का विरोध किया और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और युवाओं को वहां से समझा बुझाकर रवाना किया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये कैंपस प्लेसमेंट के दौरान की तस्वीर है, जब सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां पर युवा पहुंच गए, बेरोजगार नवयुवक पहुंचे। बनगोठड़ी में ये आईटीआई का कैंपस था, वहां पर ये युवा पहुंचे और तमाम WHO की गाइडलाइन को दरकिनार कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वहां स्थानीय ग्रामीणों ने कोरोना के डर से पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस ने, प्रशासन ने इन युवाओं को, इस भीड़ को वहां से खदेड़ा। अलग अलग राज्यों से और जिलों से हजारों की तादाद में यहाँ पे बच्चे आ गए, जिनका कोई व्हाट्सएप पे मैसेज प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर भर्ती की जाएगी। कंपनी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा स्कूल को सिर्फ 50 बच्चों को बुलाने के लिए ही अधिकृत किया गया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं, जिस पर उनको समझाइश बुझाइश कर उनके घरों पर वापस भेजा जा रहा है। इसकी सूचना SDM सूरजगढ़ को भी दे दी गई है और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी रिपोर्ट प्राप्त होने पर वो की जाएगी। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस माफी को लेकर जयपुर में अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। आज मालवीय नगर के सेंट एंसलम स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में जुटे पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन से ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने और फीस माफी की मांग की। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने गेट बंद कर दिया तो अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को समझाकर मामला शांत करवाया। खबर झुंझुनू के सिंघाना से। सांवलोद अस्पताल पर ग्रामीणों का आक्रोश। गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल में तालाबंदी कर दी। डॉक्टर दिनेश यादव की डेपुटेशन पर दूसरी जगह ड्यूटी लगाने का ये ग्रामीण विरोध कर रहे थे। सैकड़ों ग्रामीण
ताला बंद कर मुख्य गेट के आगे बैठ गए। पिछले 4 महीने से अस्पताल की दुर्दशा हो रही है। नर्सिंग स्टाफ के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। अस्पताल पर एकमात्र डॉक्टर दिनेश कुमार यादव तैनात थे। रेपुटेशन के बाद वो अस्पताल में नहीं। कोई भी चिकित्सक अस्पताल के लगते 10 गांव के मरीज, कोई भी चिकित्सक अब अस्पताल में नहीं है और अस्पताल के आसपास के 10 गांव के मरीज अब परेशान हो रहे हैं। सांवड़ोद है, श्यामपुरा, मनाना, पुहानिया, ये सब गांव के आदमी यहाँ आते हैं पेशेंट और बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ आकर मतलब जो ना खाली हाथ चले जाते हैं, तो ये कोई बात थोड़ी है? कब से हालत है ये ऐसा? ये तो 4-5 महीने से है। पहले तो चलो ठीक है, कोविड-19 में लगाते हैं ड्यूटी, हमने कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। अब मतलब बार डेपुटेशन, क्या यही एक डॉक्टर है जिले में कि बार मतलब जो ना 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में की डेपुटेशन कर दो सिंघाड़ा, जबकि सिंघाड़ा डॉक्टर 4 सब 5 डॉक्टर बैठे हैं वहाँ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो। ये तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे कार ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद गाड़ी वाला फरार हो गया। दिल दहला देने वाला यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस गाड़ी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीरें जोधपुर की ये तस्वीरें हैं। ये एक दंपत्ति अपनी बाइक से सड़क पार कर रहा था। बाइक से जब जा रहा था, इतनी देर में सामने से आ रही एक गाड़ी ने इनको रौंदता हुआ ये ड्राइवर चला गया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक कार ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मारी। तस्वीरें जोधपुर की। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में शुक्रवार रात लुटेरों ने ऐसी दहशत मचाई कि सुनने वाला सहम गया। देखिए रिपोर्ट। तारीख 21 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, वक्त रात 7:50, जगह चित्तौड़गढ़ बेंगू। गले में गमछा और हाथ में सरिया लेकर एक शख्स दनदनाते हुए केबिन में दाखिल होता है और सरिये की जोरदार वार से उससे लगे दूसरे केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसका दूसरा साथी आकर दरवाजे पर लात मारता है, पर दरवाजा पूरी तरह नहीं खुलता। फिर तीसरे नकाबपोश की एंट्री होती है और फिर दोनों दरवाजे पर डंडे और सरिये से टूट पड़ते हैं। चंद पलों की जोर आजमाइश के बाद टूट जाता है। इसके बाद बदमाश उस केबिन में घुसकर वहां बंद लोगों पर डंडे और सरिये से हमला कर देते हैं। इस बीच एक बदमाश तमंचा लिए आता है। चंद पलों में कई बदमाश केबिन में दाखिल होकर दहशत मचाते रहते हैं। 7:53 पर बदमाश एक शख्स को केबिन से घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं, जिसके कुछ ही पलों बाद लूटपाट का शिकार दूसरा शख्स केबिन से निकलता है। महज 2 मिनट में अपराधी टोल नाके पर लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ निकल जाते हैं। बदमाश मैनेजर के पैर में गोली मारकर उससे 2.5 लाख रुपए और सोने की चेन छीन ले जाते हैं, जिसके बाद टोल कर्मी घायल मैनेजर को अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस को सूचित करते हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हथियारबंद लुटेरों की तलाश में जुटी है, जबकि इस वारदात से दूसरे टोल कर्मी काफी दहशत में हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां भारी बारिश के चलते नदी नालों में पानी आया और ग्रामीण इलाकों में छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बांसवाड़ा में सड़कें दरिया बन गई हैं। कल रात से जिले में जमकर बारिश हुई। करीब 3-4 घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश से कुछ कॉलोनी के लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आज भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों में जमकर पानी बह रहा है। नगर परिषद की ओर से सुबह से ही जहां जहां रात को पानी भरने की समस्या आई,
वहां पानी निकासी की व्यवस्था करवाई जा रही है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिन और रात पानी से सराबोर सड़कें, लबालब सड़कें, घरों में पानी भर गया, घुस आया, सड़कें दरिया बन गई। बांसवाड़ा की सड़कें हैं। बारिश हुई और ऐसी हुई कि सड़कों को अपनी पूरी तरह से आगोश में ले लिया, जलमग्न सड़कें हो गई। दिन और रात की तस्वीरें, सड़कें नज़र नहीं आ रही हैं, दरिया बन चुकी है सड़कें। लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर लोग अब निकलने में कतरा रहे हैं। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में राज्य जीएसटी ने दूसरी बार नीलामी की कार्रवाई की, लेकिन इस बार कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। 2 बार नीलाम सामान एक ही ट्रांसपोर्टर के ट्रक से जब्त किया गया। राज्य जीएसटी के सहायक आयुक्त महेंद्र आनंद ने बताया कि पिछले साल 15 सितंबर को एक ट्रक को पकड़ा गया था जिसमें टैक्स चोरी का सामान था। इस मामले में ट्रक मालिक ने पेनल्टी जमा करवाने के बाद ट्रक को छोड़ दिया था। वहीं माल को लेकर कोई भी व्यापारी ने टैक्स और पेनल्टी न जमा कराने के कारण नियमानुसार नीलामी की गई। 15 सितंबर 2019 को RJ 23 GB 2495 गाड़ी को डिटेन किया गया था और आफ्टर डिटेंशन इस गाड़ी में आज तक किसी प्रकार का टैक्स और जो आरोपित पेनल्टी है वो विभाग में जमा नहीं कराई गई। इससे पूर्व जो वाहन मालिक था, वाहन मालिक के द्वारा उस पे जो शास्ति आरोपित की गई थी, फाइन आरोपित किया गया था 1,55,000 प्लस रुपीज़ उनके द्वारा पहले ही जमा करा दिया गया है और उस गाड़ी को रिलीज़ कर दिया गया है। और चूँकि गुड्स के रिगार्डिंग कोई भी पेनल्टी, टैक्स वगैरह आज दिनांक तक जमा नहीं कराया गया है, इसलिए विभागीय प्रोविजंस और विभागीय नियमानुसार इसकी आज नीलामी की जा रही है। 8/2020 को सुनवाई थी स्टे के अगेंस्ट, नीलामी के अगेंस्ट अपने सुनवाई थी। कोविड-19 के चलते हुए 17, 18, 19 को कोर्ट का वर्क सस्पेंड होगा जिसके ऑर्डर हैं, तो 17 को हमने इनके यहाँ लाके निवेदन किया कि आप द्वारा की जा रही अवैध नीलामी को 15 दिन के लिए स्थगित किया जाए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बावजूद। 18 को भी हमने इनको आगे निवेदन किया, 19 को भी किया, 20 को किया। इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की अपने धज्जियां उड़ा के अवमानना करके आज अवैध रूप से माल को खुर्द-बुर्द कर दिया, जबकि इस माल का भौतिक सत्यापन अधिकारी कर सकते हैं, मूल्यांकन व्यापारी अथोराइज करते हैं, तो इसमें एक भी व्यापारी अथोराइज नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस बार प्रदेश की गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इस साल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दाखिले होंगे। स्कूल शिक्षा परिषद के उपायुक्त ओम प्रभा के मुताबिक स्कूलों के खुलने पर एडमिशन का वेरिफिकेशन होगा और उसी के आधार पर निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दी जाएगी। इस बार का अपडेट ये है कि जो गैर सरकारी स्कूल्स जो हमारे पोर्टल पे दर्ज हैं वो 36,281 स्कूल है। इन स्कूल्स के लिए 1,91,158 बालक बालिकाओं ने आवेदन किया है ऑनलाइन और उनकी लॉटरी कर दी गई है 30 तारीख को। इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जांच किए जाते हैं स्कूल के द्वारा। वो 7 तारीख तक की डेट थी जो 20 अगस्त तक की कर दी है और ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी 30 तारीख तक एडमिशन की। उसके बाद में जैसे ही कोविड के गाइडलाइन में स्कूल्स रीओपन होते हैं तब इन बच्चों का जो RT के तहत एडमिशन हुए हैं प्राइवेट स्कूल में, हमारे जो सरकारी मशीनरी है, हमारे ऑफिसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, HMs हैं, उनसे हम इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे हाउसिंग बोर्ड को क्या मिली सौगात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज हाउसिंग बोर्ड पर सौगातों की बारिश कर दी। CMR से CM गहलोत ने हाउसिंग बोर्ड की 25 योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। CM गहलोत ने 7 परियोजनाओं और 14 नई आवासीय योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा CM ने RHB सजग मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। इस दौरान CM ने हाउसिंग बोर्ड के लिए भी कई घोषणाएं की। CM ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हाउसिंग बोर्ड ने ऐतिहासिक काम किया। तारीफ की उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के लिए।
और कहा, सीएम ने कहा कि जब चैलेंज लेकर कुछ ठान लिया जाए तो कायाकल्प हो सकता है। चैलेंज को स्वीकार करता हूं तो मेरे ख्याल से कई संस्थाएं जो है, जो कई कारणों से तकलीफ आ जाती है, उनका भी कायाकल्प हो सकता है। अभी धारीवाली बार बार कह रहे थे कि किस प्रकार से पिछली गवर्नमेंट ने व्हाइट एलिफेंट के रूप में इसको समझा, किस रूप में इसको हाउसिंग बोर्ड बंद करने नौबत आने की बात आने लग गई। हम लोग उस वक्त में देखते थे मीडिया के अंदर, आलोचना भी करते थे और मेरे समझ के परे भी है। ये तो मुख्य सचिव जी को भी मालूम करेंगे कि 20,000 मकान बन जाए और ये बिना बिके हुए पड़े रहे, ये अपना भी जांच का विषय होना चाहिए कि उस वक्त कौन अधिकारी थे, किसकी जिम्मेवारी थी, मकान क्यों बनाते गए और बिके क्यों नहीं। जबकि रजिस्ट्रेशन होता है, जब से हाउसिंग बोर्ड बना है तब से रजिस्ट्रेशन होता है। क्या क्वालिटी के कारण से गड़बड़ हुआ या और भी कारण थे, मेरी समझ के परे है। जनहितैषी सोच के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था और जो सोच हमेशा से मैं 1998 से देख रहा हूं, जिस वक्त बरांडे खाली होने वाली बात थी तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा था कि यार ये बरांडे तो खाली होने चाहिए, कोई प्रॉपर्टी उनकी थोड़ी है। मैंने कहा साहब बड़ा टीडीएस काम है। तो वाह, अगर अपन टीडीएस काम नहीं करेंगे और कौन करेगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है जनता ने पूरा सहयोग दिया, एक लाठी भी नहीं ठपकारनी पड़ी और खुद ने अपने परिवार के वालों ने जो है पाना लगा करके और वो शटर खोल दिए। तो शुरू से जो सोच आपकी रही और जिस तरीके से आपकी सोच को जो है एक तरह से गुरु जो अपने शिष्य को शिक्षा देता है, उस शिक्षा को ग्रहण करने का दायित्व तो हमने उठाया। और मैं ये मान करके चलता हूं कि जैसा जो आपने हाउसिंग बोर्ड के लिए भी शुरू में आपने यही कहा था। बीजेपी मुख्यालय पर कल सुबह 11 बजे संगठनात्मक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों समेत पार्टी के प्रमुख नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 12:30 पर संबोधित करेंगे। पूनिया की नई टीम की घोषणा के बाद ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी की ओर से अगले महीने में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। उसमें 11 बजे लगभग हम असेंबल होंगे। उसमें जिलाध्यक्षों को जोड़ेंगे, प्रदेश के पदाधिकारियों को जोड़ेंगे, कुछ पार्टी के प्रमुख नेता वो जुड़ेंगे। 12 साढ़े 12 बजे के लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन होगा और एक पार्ट वर्चुअल होगा और दूसरा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ये फिजिकल होगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के बाद होगी। कहते हैं माँ ममता की मूर्ति होती है, अपनी औलाद की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर शुक्रवार को प्रतापगढ़ के जाहजपुरा गांव में एक अलग ही मामला सामने आया। अस्पताल में ये नवजात महफूज जरूर है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो माँ इसके पास नहीं है। उसे माँ ने गोद में लेने, प्यार और दुलार करने की बजाय इस मासूम को मरने के लिए छोड़ दिया। नन्ही जान के हाथ हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ को पुकार रही हो। लौट आओ माँ, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों छोड़कर चली गई। ये मासूम अगर बोल सकती तो जरूर पूछती, माँ मेरा क्या कसूर था, मैंने इस दुनिया को अभी देखा भी नहीं था, मैं तो तुम्हारी लाडली बनकर खुशी खुशी रहती, लेकिन मेरे साथ तूने ये क्या कर दिया। माँ मुझे फेंकते समय तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा, तेरी आंखों से खून क्यों नहीं टपका। एक ही झटके में मुझे अपने कलेजे से अलग कर दिया। आखिर क्यों माँ, क्यों, खता क्या है मेरी, मेरा कसूर क्या है। लेकिन इस मासूम के सवालों का जवाब देने के लिए माँ का कोई अता पता नहीं। डॉक्टर ने इस मासूम को तो बचा लिया है, लेकिन कौन थी वो बेदिल माँ
जिसने ममता का गला घोटकर मासूम को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट। बांदा शहर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सतर्क है, जिसके चलते प्रशासन ने शहर में आज से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। हालांकि प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी थी, जिससे लोगों ने अपनी जरूरत की चीजें एक दिन पहले ही खरीद ली। बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 425 पर पहुंच गया है। साथ ही संक्रमण से प्रभावित 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता साहिल खान इन दिनों रणथंभौर नेशनल पार्क का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अपनी स्टाइल से फिल्मों में अलग पहचान बनाने वाले साहिल ने वाइल्ड लाइफ सफारी कर नेशनल पार्क के वन्य जीवों को करीब से निहारा। इस मौके पर अभिनेता साहिल खान से बातचीत की हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। यूं तो रणथंभौर देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों से हमेशा आबाद रहता है, लेकिन इन दिनों कोरोना के कारण दिग्गज हस्तियों का रणथंभौर में कम ही आना जाना है। लेकिन फिर भी कई दिग्गज हस्तियां ऐसी हैं जो रणथंभौर आने का मोह छोड़ नहीं पाती। रणथंभौर आने का किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आपका? बचपन से सुनते थे रणथंभौर के बारे में, पिताजी से भी सुना, फैमिली में भी सुना है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। कई बार राजस्थान आया मैं और जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, लेकिन रणथंभौर आने का मौका नहीं मिला। और डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ को बहुत पसंद करते हैं हम लोग। बचपन से ही सब जानवरों को बहुत नज़दीक से देखने का शौक़ रहता है, तो अच्छा बहाना था, दोस्तों के साथ आ गए। कल आपने रणथंभौर नेशनल पार्क का विजिट भी किया है। वन और वन्य जीवों को बहुत नज़दीकी से आपने देखा, परखा है, जांचा है। क्या कुछ किस तरीके का रहा अनुभव? मतलब मैं ऐसा कहूँ कि वहाँ जाने के बाद ज़िंदगी का एहसास होता है। मतलब आपको लगता है कि हम जिंदा हैं, जीवित हैं, हम इंसान हैं, और मतलब बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ लोग कई दिनों के लिए आते हैं, कई बार आते हैं, और क्यों आते हैं आप समझता है मुझे। स्टाइल फिल्म में आपने बहुत अभूतपूर्व काम किया है, अन्य जो कुछ फिल्में हैं उनमें भी बहुत अभूतपूर्व काम किया है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो एक दौर चल रहा है कोरोना का, इससे आप क्या मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री पर कितना और इसका विशेष रूप से असर देखने को मिल रहा है? कोरोना का असर तो पूरी दुनिया में है। फिल्म इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह के बिजनेस हो, मेरे ख्याल से सबको ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश जी की आराधना में सभी श्रद्धालुगण लगे हुए हैं। इस बीच कोरोना काल होने के चलते इस बार बड़े धार्मिक स्थल बंद हैं। इस बार मंदिरों में भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुजारी ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों में भी गणेश भगवान की पूजा करें। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोरोना काल में कोई भी बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गणेश मंदिर खुले हैं। इसी क्रम में आज जयपुर ग्रामीण में भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान गणेश जी की आराधना की गई। इस बार कोरोना संकट के बीच गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में मंदिरों के कपाट बंद हैं और बाहर से भगवान सिद्धिविनायक को धोख लगाई जा रही है। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर दादाबाड़ी के गणेश मंदिर की। कपाट जरूर बंद है, लेकिन पारदर्शी दरवाजे से भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते आज गणेश महोत्सव भी फीका नजर आ रहा है। साथ ही साथ शहर में होने वाले सार्वजनिक और भव्य आयोजन भी निरस्त हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने इष्ट देव की मनपसंद प्रतिमा पर ले जाने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि इस साल भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमाएं विक्रेताओं ने भी नहीं मंगाई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।